Good evening, sir. आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम अब आ गई आपकी आवाज। ठीक है ठीक है। स्क्रीन तो शेयर है ना ऑलरेडी? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन ये रहा, करो। थोड़ा सा नॉर्मल वैसी क्वेश्चन है, सोच के देखो, जस्ट थिंक करो थोड़ा सा, जस्ट थॉट अबाउट इट। देखो, हमें ये पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? पोल्स पर। है ना? पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। मैम बी एट इक्वेटर। ऑप्शन ए। पोल्स पे नहीं, इक्वेटर सही बोला था। अगर ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा है तो mg की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इस टोटल वैल्यू, ये टोटल जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी ना पोल्स पे। और इक्वेटर Yes, पे ma'am. इसकी वैल्यू क्या आएगी? mg के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये क्या आएगी? कम आएगी। कम आएगी। जब मास ज्यादा हो गया तो तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना? यस मैम। ओके मैम। है ना? ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो प्रॉफिटेबल हमारे लिए कहाँ रहेगा? इक्वेटर पे। तो ये वाला इक्वेटर पे। ठीक है, चलो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब अपना स्टार्ट करते हैं। राधे राधे मैम।
राधे राधे बच्चों। एक मैन जंप करता है किसी प्लैनेट पे 1.5 मीटर हाइट पे। अगर मान लो वो दूसरे प्लैनेट पे जंप करेगा जिसकी डेंसिटी और रेडियस इतनी है, तो वो मैक्सिमम हाइट क्या रहने वाली है? तो हम लोग ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लेंगे Gm/r से। यस मैम। मान लो G डैश की कुछ भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, Gm/r, m डैश अपॉन r डैश। तो डेंसिटी भी चेंज हो रही है और रेडियस भी। तो मास को किस में लिख देंगे? डेंसिटी में। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन r डैश। ठीक है, तो इस यहां से तुम लोग ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लोगे, G डैश की वैल्यू जो भी है। Gm/r क्या होता है? और जो प्लैनेट है उसकी कितनी है ए प्लैनेट पे? G × 4/3 पाई, ये r डैश लगा लो, r³ अपॉन r² इंटू, इनको डिवाइड कर दो या तो एक दूसरे से। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देना वैल्यू पुट करके। तो जो ग्रेविटी का आएगी वो एक दूसरे से, G डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी G/12। यस मैम, वही आई। तो अब देखो अगर ग्रेविटी की वैल्यू 1/12 हो गई तो हम ज्यादा हाइट पर जा सकते हैं कि कम हाइट पर? अगर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई तो मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी मैम। बढ़ेगी। है ना? तो बढ़ जाएगी। तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? जितने टाइम्स ग्रेविटी कम हुई है 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यू हाइट जो 12 आएगी वो कितने टाइम हो जाएगी? 12 टाइम्स ऑफ 1.5। 1.5। तो ये आंसर इसका सॉल्व कर लो जो भी है, दैट विल गिव्स योर आंसर। 18 मीटर। वेरी गुड। क्या 18 मीटर इज योर आंसर? हाँ, ये देखो क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको अगर हम इस हाइट पे ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो कल ही हमने पोटेंशियल एनर्जी बताई है किसी पॉइंट पे, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियली? G, m is the mass of earth, m is the mass of body upon r, राइट? इनिशियली उसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। फाइनली जब उसको तुम यहाँ पर, यहाँ से r हो गया, अगर इसको अब तुम r/5 हाइट पे और ऊपर राइज करोगे इस बॉडी को, तब इसकी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? डी मैम। -Gm अपॉन r प्लस h। मान लो h हाइट ऊपर लेके गए हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखो U फाइनल आपके पास -Gmm, ये मैं बाहर ले लेती हूँ, क्या बचा?
1/r+h, और ये माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, अच्छा इसको अभी माइनस रहने दो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1/r, राइट। इसको सॉल्व कर लो और h की जगह कितना रख देना, वैल्यू r/5 रख देना। तो साइन देख लेना एक बार, दोनों माइनस है और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट। चलो बताओ क्या आएगा, तुक्के में भी सही आंसर लग गया। ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज कर लेना। आंसर मैच नहीं हो रहा किसी भी ऑप्शन से। नहीं हो यस रहा, मैम। नो मैम। r से r हट गया, तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, GMM h/r, यहाँ से एक बार और r बाहर ले लो, r² 1+h/r, ठीक है। GM/r² हमारा हो गया ग्रेविटी, तो ये हो गया GMH, ठीक है, 1+h, h की वैल्यू गिवन है बाय r, तो r की वैल्यू में लिख लेते हैं, r की वैल्यू कितनी होगी 5h, क्योंकि आंसर h में है, तो ये 5h लिख दिया, 5 से 5 हट गया, आ तो गया 5/6, 5/6 mgh। देखो इसमें तुम्हें दिख रहा है स्मॉल g है, तो स्मॉल g को हमने चेंज कर लिया, GM/r² है ना, यानी एक और r यहाँ से जब तुमने एलसीएम लिया ये आया, तो ये वैल्यू बनी, एक r आ गया, तो जो ये r+h है इसमें से एक और r फिर बाहर निकाल लो, तभी हम ग्रेविटी की वैल्यू तभी g बना पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। तो ये इसको ऐसे करके योर आंसर विल बी सी। अब तो आ गया, ओके मैम। यस मैम। यस मैम। आ गया ना, ठीक है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GM/r², तो उसमें हमने चेंज कर लिया। ओके, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे पेपर में, मतलब आ जाते हैं। ये वाला करो, देखो एस्केप वेलोसिटी दिखते ही एनर्जी कंजर्व कर दो। देखो जब अर्थ से रिलीज करते हैं, मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास ये अर्थ है और एक यहाँ पर मून है, दोनों, इसका मास m1 है और इसका रेडियाई r1 है, और इसका रेडियाई r2 है मून का, जिसका मास m2 है। देयर सेंटर्स आर डिस्टेंस d अपार्ट। अब दोनों की जो डिस्टेंस है वो d है। पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो क्या हो जाए,
should be projected from a point midway of their centers, मतलब सेंटर से, so that it escapes to the infinity. मतलब इनके सेंटर से हमें क्या देनी है, सेंटर से किसी इसको पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे. The minimum velocity with which a particle of mass m should be projected from a point midway between the centers so that they escape to the infinity. तो अभी यहाँ पर हम लोग एनर्जी को कंजर्व करेंगे. देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है. फाइनली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक फाइनल. फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. हाँ, क्योंकि एस्केप है. जब भी एस्केप आए तो समझ लो फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है. और इन्फिनिटी तक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी फाइनल 0 हो जाएगी. 0 हो गई, ठीक है. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हम खुद मान के चल रहे हैं कि इस छोटे वाले मास m को हमने एस्केप वेलोसिटी दी, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई. अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की. तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी किस किस की वजह से है? दोनों मासेस की वजह से है ना. तो हम लिखेंगे -g m1 स्मॉल m अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ. अगर मिडवे पे है और इन दोनों के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस d है, तो यहां से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना बनेगा? d/2. d/2. वेरी गुड, d/2. तो ये डिस्टेंस हो गया बच्चों d/2. अब ध्यान रखो, ये पोटेंशियल टोटल है, तो इस वाले मास की वजह से भी बनेगा और इस वाले मास की वजह से भी बनेगा, ठीक है. टोटल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियली तो है किसी यूनिट मास की जगह किसी दूसरे मास के लिए, जो कि मास m है. तो दूसरा जो मास m2 है वो भी तो अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा पॉइंट d पे. तो इस पर कितना आएगा पोटेंशियल? देखो, -g m2 m अपॉन, यहां से भी डिस्टेंस d/2, तो ये d/2 और ये हो गया इक्वल्स टू 0. अब ठीक है, अब सॉल्व करो जरा, आ रही है कि नहीं वैल्यू. अब इसमें हमें स्मॉल g नहीं कन्वर्ट करना. देखो, आंसर कैपिटल G में ही है. फर्स्ट ऑप्शन. एक सेकंड, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. इतने सॉल्व करो. अभी ऑप्शन मुझे स्लाइड चली गई. और किसका क्या आ रहा है? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. स्मॉल m कहाँ कर दिया भाई जिसका 1 आ रहा है? थर्ड सही है. थर्ड ही होना मैम चाहिए, थर्ड. क्योंकि स्मॉल m कहाँ जाएगा? अच्छा, तीनों में कॉमन भी तो है, कॉमन भी तो है, फिर स्मॉल m. ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. वेरी गुड. क्योंकि स्मॉल m भी तो है, वो कॉमन होके कट जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. वेरी गुड. तो पोटेंशियल, जब भी एनर्जी एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आए तो एनर्जी कंजर्व कर देंगे. चलो ये वाला करो, छोटू सा क्वेश्चन है. बी. हाँ, बी ऑप्शन, ठीक है. तो वेलोसिटी को चेंज, देखो, एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm/r. हमें क्या पूछा? रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ प्लैनेट ए एंड बी इज k1 एंड k2.
यानी दो प्लैनेट है, उनकी रेडियाई का रेशियो गिवन है k1/k2। तो रेशियो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटीज, तो एस्केप वेलोसिटी के रेशियोज निकाल ली। रेशियो ऑफ द रेडियो प्लैनेट एंड रेशियो ऑफ, अच्छा सॉरी, ये रेडियाई का रेशियो नहीं है। द रेशियो ऑफ रेडियो प्लैनेट ए एंड बी इज k1, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इज k2। ओके, रेडियाई का रेशियो r1 है और एक्सेलरेशन का रेशियो k2 है। अब ठीक है, अब पूछा है एस्केप वेलोसिटी का रेशियो। तो ठीक है, अब देखो g और r में है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं ना। अभी gm बाय, मान लो मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं और r से ही डिवाइड कर दूं, तो किसी भी एक प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी मैं लिख सकती हूँ 2gm/r²। क्या हो जाएगा, g इंटू r। ठीक है, अब ये हो गया v²a इक्वल्स टू 2g/r_a। ऐसे ही हो जाएगा v²b इक्वल्स टू 2g सेकंड वाले का और rb। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, दोनों के तुम्हारे पास हैं और योर आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो चेंज कर लेना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर कैपलर्स लॉ पढ़ा है, कैपलर्स लॉ देखो कल मैंने स्लाइड भेजी थी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे उसमें। एक बार वो स्लाइड ओपन करो सभी, मैं ही ओपन करती हूँ, तुम लोग एक मिनट रुको। मैम वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या इसमें, एसेंट्रिसिटी वाला? नहीं नहीं, लास्ट में हमारे 2-3 स्लाइड्स रह गई थी, वो वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर थे हम लोग। ठीक है, 5 मिनट की स्लाइड है, एक बार देख लेते हैं। ये था ऑर्बिटल स्पीड, है ना। ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी तो देख ली थी। ऑर्बिटल स्पीड में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी, सुनो ध्यान से, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग करेंगे वहां से भी। ऑर्बिटल स्पीड में हमेशा क्या होता है, या तो सैटेलाइट हो सकता है या तुम्हारा प्लैनेट हो सकता है, या तो दो प्लैनेट्स के बीच में लगने वाली फोर्स या एक सैटेलाइट और एक प्लैनेट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर करते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर करेंगे। वहां से हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आएगी। ठीक है, फिर तुमसे पूछ सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके लिए v0/r। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर उसकी स्पीड ये है तो कितने समय में वो रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करेगी, टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2πr। अब देखो, जो तुमने ये डिस्टेंस r ली है, ये ऑर्बिटल डिस्टेंस ही तो है। मैंने क्या बोला था, मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये डिस्टेंस r क्या बोली थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, राइट। तो यही डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, ऑर्बिटल डिस्टेंस r, 2πr अपॉन ऑर्बिटल स्पीड gm/r। तो यहाँ से देखो तुम्हारा टाइम पीरियड किसके बराबर आ रहा है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट की एनर्जी, सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी वही -gm/r। r क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो। काइनेटिक एनर्जी देखो, ½ mv0² इक्वल्स, मतलब एनर्जी को कंजर्व किया है दोबारा से, तो कितना आया है, gmm/2r। टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आई है, तो -gmm/2r। सिमिलरली बोहर मॉडल की तरह है, सेम वैल्यूज आई हैं। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो काइनेटिक एनर्जी की, नो मैम। हाँ, उसको बराबर कर दिया पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, और दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई, जो कि नेगेटिव आई है। ठीक है, ये रिलेशन है। बाइंडिंग एनर्जी जो है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, gmm/2r।
बाइंडिंग एनर्जी अगर कोई पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो तुम्हें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी नेगेटिव में है, अगर उतने अमाउंट की एनर्जी दे दोगे तो वो सैटेलाइट रिलीज हो जाएगा, बाइंड नहीं रहेगा फिर सिमिलरली। ओके, अब यहां से आते हैं कैपलर्स के लॉ पे। पहला क्या कहता है कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स इन ऑप्टिकल अराउंड द सन व्हिच इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकी। सेकंड लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है, लॉ ऑफ एरिया। क्या कहता है कि इक्वल एरिया विल बी स्विप्ट आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि डीए बाय डी जो है, भाई अभी तक हमने डीवी बाय डी सुना था कि जो वेलोसिटी है टाइम के साथ साथ कभी कांस्टेंट हो सकती है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, एरियल वेलोसिटी। कि मान लो तुम्हारा प्लेनेट यहां से यहां तक जो एरिया कवर कर रहा है उसे कवर, वो उसने 1 सेकंड में कवर कर लिया, ठीक है। उस 1 सेकंड को कवर करने में उसने 1 यूनिट एरिया कवर किया है, 1 यूनिट एरिया। सिमिलरली जब वो 1 यूनिट एरिया आगे कवर करेगा तो उस 1 यूनिट एरिया को कवर करने में भी उसको 1 सेकंड ही लगने चाहिए। फिर आगे अगर वो 1 यूनिट एरिया को कवर कर रहा है उसमें भी उसे 1 सेकंड ही लगेंगे। तो ये क्या होता है तुम्हारा कैपलर्स का सेकंड लॉ, यानी डीए बाय डी मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है बताएगा कोई? एंगुलर मोमेंटम L बाय 2m। ये याद रखो, डीए बाय dt इक्वल्स टू L बाय 2m विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और m क्या है, m इज द मास, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एरियल, मतलब तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब भी कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई भी सैटेलाइट या कोई भी प्लैनेट अगर रिवॉल्व करेगा तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो सेकंड वही है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बस अब ये वाला क्वेश्चन करो। अभी तो आधे घंटा है, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है, एक प्लैनेट जब रिवॉल्व कर रहा है तो पॉइंट पी पे जब वो डिस्टेंस देखो ऑर्बिट कैसी होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। सन कहीं यहां पर होता है, ये होती है माइनर एक्सिस, और ये कौन सी होती है, सेमी मेजर एक्सिस, है ना। ये सेमी मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर सेमी माइनर एक्सिस। अब बोल रहा है एट अ गिवन पॉइंट पी व्हेन इट इज क्लोजेस्ट, तो क्लोज तो यही होगा भाई, सन यहाँ है तो प्लैनेट जो है क्लोजेस्ट यहाँ होगा, इसका डिस्टेंस d है, d1 है, और वेलोसिटी कितनी है, v1। अब बोल रहा है जब पॉइंट q पे है व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस d2, तो इसकी स्पीड अब क्या होगी वो बताओ। तो क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो L1 इक्वल्स टू L2। तो L1 देखो, इसका मास अगर गिवन है, प्लैनेट का मास मान लो m है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये है, तो mv क्या होता है, mvr, m वेलोसिटी v1, डिस्टेंस कितना है d1। L2 का कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस कितना है d2, ठीक है। तो v2 किसके बराबर आ गई, v1 d1 अपॉन d2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कौन सा ऑप्शन है पता नहीं, मतलब ये सही है। तो क्या कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। कितनी लेट आई हो, क्या हो गया, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है स्टूडेंट। गुड इवनिंग। मैम वो लास्ट लाइन क्या कहना चाहती है? कि टाइम का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है। नहीं नहीं, उससे पहले वो कह रहा है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। हाँ देखो, ये कह रहा है कि अब की बार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में हमेशा किसके बराबर होता है, आर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r की पावर -2। -2। हाँ, तो अब अब की बार इन्होंने फोर्स ही चेंज कर दिया कि सपोज कर लो कि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो टाइम पीरियड बता दो। भाई अगर देखो, अब वही तो क्वेश्चन है, आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आया था Gm1 m2 अपॉन r²। r²। इसको सॉल्व करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब वो हमने सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन निकाला था, तो t² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, r³ के। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह दिया कि अगर भाई अब की बार जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की पावर -5/2, तो हमें बताइए कि t² किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हो जाएगा, मैं बताता हूँ। करिए। तो देखो, प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ सन, तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो अभी मैंने ऑर्बिटल वाली के लिए करवाया था। प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब भी तुम्हें प्लैनेट अगर रिवॉल्व करता हुआ दिखे, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता हुआ दिखे, वो सेम वही वाला क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर करना है। हम भी बी। यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। बी आ रहा है जिनका, वेल डन, यस मैम, बी। वेरी गुड। हो गया ना, क्या सी किया बताओ एक बार जरा बोलो। जरिए जरिए किस मेथड से किया बताओ तो। नाइस कमेंट करो। आगे बढ़े, हो जाएगा। क्रिश, मैम आप बता दो, नहीं हुआ मेरे से। क्यों नहीं? अभी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कराया था, देखो सैटेलाइट का सवाल है ये, ठीक है। अभी अब मैंने क्या बताया, जब भी कोई भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के अबाउट या तो रोटेट करता हुआ बताए कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, या कोई भी सैटेलाइट, ये प्लैनेट भी हो सकता है या सैटेलाइट भी हो सकता है, जब भी ऐसे रिवॉल्विंग मोशन आए तो तुम्हें ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर रखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मान लो दोनों का मास वॉटेवर कितना दिया हुआ है, जो भी है, ठीक है, Gm/r। अब कितना फोर्स लग रहा है इनके बीच में, r की पावर 5/2। सेंट्रीपिटल फोर्स अब भी कितना रहेगा, mv²/r। अच्छा, जो r लेंगे वही, ठीक है। अब यहाँ से v² की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, r पे कितना डिपेंडेंट है v। ये r की पावर -5/2 है मैम। अरे वो डायरेक्टली है ना, फिर वो हाँ डायरेक्टली ये तो ठीक प्रोपोर्शनल है, है, ठीक है। अपॉन में तो फिर ऐसे हो जाएगा। ओके, अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, v²। m से m कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली r पे बताओ। ये एक r की पावर यहाँ पे -1 कर देगी ना, तो ये कितना हो गया, 3/2। 3/2। तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया r की पावर 3/2 से। v² से टाइम पीरियड निकालना सिखाया है। टाइम पीरियड क्या होगा देखो, कितना बताया था अभी, 2πr अपॉन वेलोसिटी r। अब बस ये हो तो गया, 2π कांस्टेंट है, ये r, वेलोसिटी कितना है, r की पावर पे 1/r की पावर 3/2। तो ये t किसके बराबर आया है, t की पावर 5/2। 3/2 + 1, t की पावर 5/2। पूछा कितना है, t², 2πr, ठीक है, और वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे, अच्छा तो वो वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, यहाँ पर v की वैल्यू रखनी है खाली, 2πr/v, तो वो किसके बराबर आएगा, v² तो हमारा आया है ना 3/2, v कितना आ जाएगा फिर, यहाँ तो हमें v0 रखना है ना खाली, तो v किसके बराबर आ जाएगा, 1/r की वैल्यू
इसका 1/2 कर दोगे ना, और 3/4 हो गया। क्या क्यों सोच रहे हो, ये 3/4 हो गया ना। v² इसका 1/2 करोगे तो 1/2 यानी पावर का 3/4, तो ये 3/4 हो गई पावर। अब कितना आया t की वैल्यू? थ्री बाई फोर 7/4 आ गया ना। t इज डायरेक्टली, अच्छा ये तो खाली t आया है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7/4। अब पूछा क्या है, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7/2 7/2। ठीक है, 7/2। 14/8 करेंगे तो दोबारा से वो कट के 7/2 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, तो देख लो सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ना उन्हीं से ही मतलब क्वेश्चंस बनेंगे। तो दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी की कॉन्सेप्ट हैं, अप्लाई करना सीखना है। पता क्या होता है, मैंने फिर से वही बात दोहराऊंगी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट हम लोग एप्लीकेशन नहीं जानते उनकी, कि किस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर आएगा। तो एप्लीकेशन जरूर ध्यान में रखना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये अप्लाई करेंगे। मैं वही बार बार सिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? मैम एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, वेरी गुड। तो यही चीज है, एप्लीकेशन सीखनी है। अगर एप्लीकेशन सीख गए तो कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वेलोसिटी देखते ही एनर्जी कंजर्व कर दो, सैटेलाइट को घूमते हुए देखोगे तो फोर्सेस को इक्वल कर दो, बस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ये वाला कर लोगे, मैं आगे बढ़ू। एनर्जी कंजर्व करनी है, आई होप कर लोगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सोचो, इस पे लास्ट पे आऊंगी, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये बताओ। आए हाय, इसमें तो ऑप्शंस गलत भी हो सकते हैं ये ऑप्शंस। ठीक है, आंसर बताओ। देखो एक स्फेयर है जिसका मास m है एंड रेडियस r2 हैज द कैविटी, मतलब उसके अंदर तुम्हारे पास एक कैविटी भी है जिसकी रेडियस r1 है। तो आपको वो बताना है फोर्स और r के बीच में ग्राफ। तो फोर्स मतलब ग्रेविटी से भी तुम बता सकते हो, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी के ग्राफ से भी डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते हैं। तो बताओ ग्रेविटी के ग्राफ से बता दो। स्फेयर के अंदर ये कैविटी है, कैविटी के अंदर अगर मैं इसको होलो स्फेयर मान लूं तो उसके अंदर फील्ड क्या रहती है? 0 0। जीरो। तो इनिशियली तो मतलब जीरो से ही शुरू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जीरो से ये शुरू नहीं हो रहा है। फिर आपके पास, अब बताओ, यहां से जब तुम सरफेस पे पहुंच जाओगे, सरफेस पे होती है फील्ड, यस मैम। यस सरफेस मैम। पे फील्ड होगी, यानी सरफेस पे एकदम से मैक्सिमा आएगा, राइट? सरफेस पे आया। अच्छा, उसके बाद अब देखो, अब तुम कहाँ पहुंच गए? सॉलिड स्फेयर में। यहाँ तो भाई पूरे में मास है, यहाँ तो पूरे में मास है। अब मास वाले में कैसे वेरी करती है फील्ड? मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो जीरो रहेगी, फिर एकदम से, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो जीरो है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो जब तक r1 से तुम r2 गए हो, ओरिजिन से लेके यहाँ तक तो जीरो रही। ठीक है, उसके बाद बढ़ना शुरू करेगी और फिर उसके बाद यहाँ से डिक्रीज होना शुरू करेगी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ग्राफ देख के बता दो कि कौन सा होना चाहिए। बी ही होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए। बी होना चाहिए, जिसमें पहले
थोड़े से टाइम के लिए देखो, यहाँ पर हमारा 0 दिखाया गया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है, दिस ग्राफ। उसके बाद फिर बढ़ाया है ग्राफ को, देखो ये यहाँ तक 0, फिर धीरे धीरे बढ़ाया है। तो बढ़ाया हुआ वाला रीजन जो ये सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला रीजन है, तो उसके बाहर जाएंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से Yes, सोचना ma'am. है बैठ के कि दोनों की प्रॉपर्टी लगाई है, स्फीयर की भी, सॉलिड और होलो दोनों की प्रॉपर्टीज लगी हैं। देखो ये इस क्वेश्चन, ये अब ना थोड़े से टफ टफ क्वेश्चन बचे हैं, इनमें लगेगा समय कराने में। चलो कराते हैं, ऊपर कराने तो है ही। ठीक है, ये वाला करो, ये छोटा क्वेश्चन है, ये करो। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो ध्यान से सुनो, दो मासेस हैं, रेस्ट पे थे जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए। मतलब पहले तो दोनों की अलग अलग वेलोसिटी आएगी, तभी रिलेटिव निकाल पाएंगे। डायग्राम बना के सोचना कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट से। कोलिजन में क्या क्या कंजर्व करते हैं? मोमेंटम और एनर्जी। Momentum and energy. वेरी गुड। तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगा दो, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट उठा के लगा दो। अब ये मत सोचना हमेशा कोलिजन वैसा ही होगा, फिजिक्स में कोलिजन का मतलब इतना भी है कि आ रहे हैं, ये दिस इज द कोलिजन। तो एक दूसरे को चेंज करके ये भी निकल जाएगा, है ना, आसान है ना, निकाल लेंगे ना। मान लो m1 वाला मास किसी वेलोसिटी v1 से आ रहा है, m2 वाला किसी वेलोसिटी v2 से आ रहा है, दोनों का मोमेंटम कंजर्व कर दिया। मतलब अब इनिशियली तो रेस्ट पे है, फाइनली v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर गए, तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 कंजर्व हो गया, हाँ या ना। भाई इनिशियली तो दोनों मासेस तुम्हारे रेस्ट पे रखे हुए हैं। अब मान लो क्या होगा, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। मान लो इसने v1 वेलोसिटी ली और इसने v2 वेलोसिटी ली अट्रैक्ट करके, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, तो m1 v1, देखो डायरेक्शन माइनस m2 v2 इक्वल्स टू 0, तो m1 v1 बराबर हो गया m2 v2 के। अब एनर्जी कंजर्व करने का टाइम आ गया। अब एनर्जी कंजर्व करो। इनिशियली पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इंफिनिटी पे है, तो पोटेंशियल भी 0 है। ये भी 0, ये भी 0। फाइनली कितने पॉइंट पे मिल गए हैं वो? They are nearly to move towards each other under the mutual attraction. Their relative velocity of approach at a separation distance r between them. मतलब r डिस्टेंस पे बात हो रही है, तो r डिस्टेंस पर आ गए हैं, तो उस डिस्टेंस के लिए हम मान लेते हैं कि अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, gm1 m2 अपॉन r प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकाल लो, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना बनेगा, ये नेगेटिव में आएगा, gm1 m2 r इक्वल्स टू 1/2, इसको इधर ले जाओ, फिर इसको भी हटा दो, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो v2 को या v1 को यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है, v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी 2g m1 m2 r m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 किसके बराबर हो गया, m1 अपॉन m2 का स्क्वायर v2, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर। तो यहां से v1 स्क्वायर निकाल लो,
फिर V2 स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर दोनों का रिलेटिव कर लोगे। बोलो, सो गए सारे जने, सो जाओ। कर लेंगे मैम। क्या करना है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व करने थे, बट एनर्जी कंजर्व करने का तरीका यहाँ थोड़ा सा इस तरीके वाला है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मास लिया है। अगर देखो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बताता तुम्हें तो हम लोग नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेके चलते हैं, बट यहाँ पर अट्रैक्शन बताया है तो उनकी वजह से पोटेंशियल जरूर आएगा। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी शुड बी देयर। इतना टफ नहीं है ना ये वाला देखो, ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। सोचो, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, रेडियस 4 यूनिट की है। अब दो स्फीयर लिए इक्वल रेडियाई के, ठीक है, 2 स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 यूनिट, यानी दोनों स्फीयर्स की जो डिस्टेंस, इन दोनों स्फीयर्स का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, राइट। अब क्या कह रहा Yes, है ma'am. कि इनकी डिस्टेंस जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक 2 है और इसकी यहाँ से यहाँ तक -2 है। अब पूछा गया है, क्या कहा है मैंने, 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, इनको बाहर निकाल लिया गया और कैविटी बना दी। अब पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, कौन सा केस है, यस। तो कौन सा सॉलिड स्फीयर है, पहले तो ये सोचने की बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, मतलब होलो, सॉलिड, कौन सा सॉलिड तो है, बट सॉलिड में 2 केस होते हैं, कौन सा वाला है ये। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस। बताओ जरा। ये जो देखो, जो कैविटीज हैं ये सिमेट्रिक हैं। मान लो इनिशियली, मैं बता रही हूँ, अगर इनिशियली इस स्फीयर की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफ है। अगर तुमने एक कैविटी निकाली होती तो कुछ फोर्स में चेंज आया होता एफ डैश, सपोज करो, बट तुमने सिमिलर डिस्टेंस पे सिमिलर अमाउंट की जो कैविटी है वो रिमूव कर दी, तो फोर्स भी जो अब ये चेंज हुआ होगा, ये सिमेट्री की चेंज हुआ होगा, है ना। दोबारा से उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, जो इनिशियल फोर्स की वैल्यू है। इतना समझ में आ रहा है, ये सिमेट्रिक है जो कैविटीज हैं। तो अगर एक निकालते तो हमारा कुछ वैल्यू चेंज होता, बट वो दोनों सिमेट्रिक हैं तो फिर से जो इनिशियल वैल्यू है वो हो जाएगी। तो ग्रेविटेशन का फोर्स कितना होगा, ओरिजिन पे पूछा है, मतलब सेंटर पे। तो सेंटर पे वैसे ही हमारा ग्रेविटेशन फील्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना रहता है, 0। ये देखो, ये एडवांस का सवाल है वैसे तो, पर कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या पता मेंस में इसका कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि अगर सिमेट्री से कैविटी को हम लोग कट करेंगे तो फोर्स क्या रहने वाला है, रिमेन्स अनचेंज। तो इनिशियली अगर हमारा सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटी
फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, तो आफ्टर कैविटी अगर सिमेट्री निकालेंगे तो फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब पोटेंशियल की बात करो, रेडियस कितनी है, रेडियाई कितनी है, देखो 4 यूनिट, रेडियाई 4 यूनिट है। और जो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, हम सर्कल का। हाँ सर्कल की इक्वेशन होती है ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है, अब पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तो बताओ किस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल जो सरफेस है उस पे तो सेम ही रहेगा, है ना, ये पोटेंशियल सरफेस पे तो सेम Yes, रहेगा। ma'am. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो ठीक ही है, रेडियस 4 पे, है ना, तो 4 पे तो हमारा ठीक ही रहने वाला है। अब पूछ रहा है द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल इक्वल्स टू 36, मतलब कोई एक ऐसी रेडियाई लोगे और वहां पर एक फिर से सर्कल ड्रॉ करोगे। अब पोटेंशियल तो अभी ये सर्कल रहने वाला है, भाई सर्कल है ना, पर वो प्लेन वाई जेड है, मतलब ये कोई ऐसा सर्कल है जिसका प्लेन हमने वाई जेड में लिया है, बट है तो सर्कल, सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम जो भी इन्होंने लिया है, और उस हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। तो ऑप्शन सी विल ऑल्सो करेक्ट, सी और डी इसलिए हमारे दोनों सही हैं। मैम डी वाले में रेडियस तो 2 हो जाएगा ना। ये कोई ऐसा नहीं, ये स्मॉल आर मान लो, कोई ऐसा आर है जिसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 4 लिया है। अब वहां पर हम सोचो कि वहां पर हमने वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो उसके हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही तो रहेगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r। तो रेडियस जो सर्कल है उसका सेंटर से लेके हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। भाई पोटेंशियल वाला तो सेम, बहुत इजी केस है ना, पोटेंशियल तो आर पे वेरी करेगा, और अगर सर्कल बनाओगे तो हर पॉइंट पर अगर आर सेम है तो पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा, इतना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाओ, एक तो पोटेंशियल वाला, दूसरा बस पोटेंशियल वाला जरूरी है, फोर्स वाला भी मत भी बैठाओ तो चलेगा, बट ग्रेविटेशन वाला बैठाओ दिमाग में। ये वाला देखो क्वेश्चन, 4 पार्टिकल्स हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द स्पीड। देखो ये 2014 में आया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो तुम्हें कल जो 3 स्टार वाले क्वेश्चन कराए थे उसी की तरह है ना, नेट फोर्स को किसके बराबर करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के, हो जाएगा। यस मैम। तो भाई चार पार्टिकल एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर कब हो सकते हैं, किस पोजीशन में हो सकते हैं, हम स्क्वायर की फॉर्मेशन में। हाँ स्क्वायर की फॉर्मेशन में, राइट। तो अब ये घूम रहे हैं वेलोसिटी v से, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक मास को पकड़ लो, उस पर नेट फोर्स निकाल दो और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो, जैसे कल क्वेश्चंस करे थे उसकी तरह। हो जाएगा, यस मैम। है ना, इजी है ये, तो कल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है, द हाइट h एट विच द वेट ऑफ द बॉडी विल बी सेम एज द एट द सेम डेप्थ h। तो वेट बराबर, दो हाइट बराबर करनी, हाइट निकालनी है जिसमें बॉडी का जो वेट है वो बराबर है, डेप्थ पे भी और हाइट पे भी। तो वेट बराबर है, इसका मतलब क्या बराबर है, ग्रेविटी की वैल्यू, है ना। वेट का मतलब क्या है, g की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सेम होगी। तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, बराबर। अब मुझे ये बताओ कौन सी इक्वेशन रखेंगे,
डिस रुकना भी, बिलो के लिए तो हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - h/r, है ना। और अबव के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अब देखो तुम अगर g1 - 2h/r लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन। Approximation. हाँ, उसमें हम जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो हम क्या मानते हैं, h जो है वो r से काफी, मतलब हम मानते हैं ना h और r में Very very less. हाँ, ये मान के चलते हैं कि r जो है वो काफी बड़ी है, तो अब ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि h हाइट क्या हो सकती है, वी डोंट नो, तो हम जनरल केस ही लेके चलेंगे। जब हम फॉर्मूला क्या होता है, gm/r², वो वाला, ठीक है, तो वही वाला केस लेके चलो, r+h²। इनको चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, जैसे यहाँ से r² कॉमन ले लो, फिर इसको ग्रेविटी में चेंज कर लो, और फिर इसको सॉल्व करो, और फिर दोनों को बराबर रख दो, मतलब जो ये जी डैश की वैल्यू आएगी और ये जो जी डैश की वैल्यू है, ये दोनों सेम आएंगी, ठीक है। 1 - 2h/r नहीं रखना, बट मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि अगर ऐसा सवाल आए तो तुम्हें याद भी रहे। और एक सेकेंड, इसका आंसर बताती हूँ, ये तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके, चलिए पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाया था। हम्म, ठीक है, मिल गया। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, √5r। तो इस हाइट पे जो रहेगा तुम्हारा वेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। भाई इसमें सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनती है क्यूब वाली, कुछ ऐसा लिख रहा है इसमें, सब यस मैम, इक्वेशन बने क्यूब वाली। बन गई होगी ना क्यूब वाली इक्वेशन। हम्म। हाँ, इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तब जाके इसका आंसर 3 आएगा। तो देख भी सकते हो, √5r - r/2। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल इज g एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज दिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे बताई हुई है, g है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको इक्वेटर पे वे किया गया है एट ए हाइट h अबव द पोल्स बाय मैम यूजिंग r²ω²/2g। वेरी गुड, बहुत सही। क्या नाम है तुम्हारा, आंसर दिया जिसने, मैम नंदिनी। वाह नंदनी वाह, सॉल्व कर लिया इतनी जल्दी, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, r²ω²/g। ठीक है एवरीवन, तो मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, जो इसमें 1-2 क्वेश्चन लगे हुए हैं जो हमने सॉल्व नहीं कर पाए हैं।
वो एक बार प्लीज आप लोग सॉल्व कर लेना, और असाइनमेंट तो सॉल्व कर लोगे तो भी इनफ रहेगा। अननंदिनी बड़ी ने बहुत जल्दी आंसर दिया भाई, सही में। हाँ वेरी मैम गुड। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। बाय। तो अब अगली क्लास में हम लोग फ्लूट्स पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।